हर चमकती हुई मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाती। एक लड़की जिसे कभी कहा गया तुम हीरोइन बनने के लायक नहीं हो, जिसे सेट से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वही लड़की कुछ साल बाद पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ड्रीम गर्ल बन गई। लाखों दिलों की धड़कन, हर पोस्टर की जान और हर फिल्म की पहचान। पर क्या सच में उसकी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पर्दे पर दिखाई देती थी, या फिर उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द जिसे उसने कभी खुलकर जाहिर नहीं किया? प्यार जो आसान नहीं था, रिश्ते जो कभी पूरे नहीं हुए, और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे समाज को हिला दिया। आज हम खोलेंगे उस जिंदगी के वो पन्ने जहां एक स्टार नहीं बल्कि एक मजबूत औरत की असली कहानी छुपी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, प्यार और समझौते की असली दास्तान है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की उस ड्रीम गर्ल की जिसकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब इसी लड़की को बहुत दुबली पतली और मनहूस कहकर फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हाँ, वही लड़की जिसने बाद में अपने टैलेंट, खूबसूरती और अदाकारी से पूरी इंडस्ट्रीज को झुका गया था। आज हम परत दर परत खोलेंगे उस शख्सियत की कहानी जो सिर्फ पर्दों की स्टार नहीं थी बल्कि असल जिंदगी में भी एक जंग लड़ने वाली मजबूत महिला रही। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अमरकुंडी में एक तमिल परिवार में जन्मे हेमा मालिनी का सफर आसान नहीं था। रिजेक्शन से लेकर रिकॉर्ड तोड़ सफल तक, प्यार से लेकर विवादों तक, ये कहानी है उस लड़की की जिसने ठुकराए जाने के बाद भी हार नहीं मानी और एक दिन बन गई बॉलीवुड की एक ड्रीम गर्ल। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती था। उनके पिता का नाम VAR चक्रवर्ती था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, और उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती या जया लक्ष्मी साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्म प्रोड्यूसर थी। हेमा परिवार में सबसे छोटी रही। उनके दो बड़े भाई RK चक्रवर्ती और RJ चक्रवर्ती थे। क्योंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड साउथ फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उनकी मां जया लक्ष्मी की दिल्ली इच्छा थी कि हेमा मालिनी साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज की टॉप की हीरोइन और डांसर बने। हालांकि इस परिवार में हिंदी पट्टी के अभिनेताओं यानी बॉलीवुड को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। हेमा मालिनी के पिता उन दिनों दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे, इसीलिए उनकी शुरुआत पढ़ाई दिल्ली के तमिल एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। हेमा की मां उन्हें एक बेहतरीन डांसर बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति से दिल्ली से चेन्नई तक मद्रास ट्रांसफर लेने को कहा। कुछ समय बाद पूरा परिवार दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट हो गया। इन सब बदलाव के बीच हेमा मालिनी की 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और वो 12वीं में पास नहीं हो पाई। चेन्नई पहुंचकर उनकी मां ने हेमा को कई बड़े बड़े गुरुओं से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस की तालीमी दिलवाई। अपनी मां की लगन, अपनी मेहनत के बल पर हेमा मालिनी भरतनाट्यम में एक परिपक्व डांसर बन गई। हेमा की कड़ी मेहनत और उनकी मां के प्रयासों का फल जल्द ही मिला। साल 1963 में हेमा को पहली बार तमिल फिल्म में इधु साथ हथियाम के एक बैकग्राउंड डांसर की भूमिका में काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1965 में उन्हें एक तमिल फिल्म पांडव वनवास में फिर एक डांसर के रूप में काम मिला। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने 16 साल तक उम्र से बेतौर चाइल्ड एक्टर तक अपना करियर शुरू रखा। साउथ की फिल्म से ही उनकी शुरुआत हुई। करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। वो बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाती रहीं। इस दौरान जब साउथ के एक मशहूर डायरेक्टर D.Edb श्रीधर की नजर हेमा मालिनी पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में बतौर लीड रोल के लिए चुना लिया। 1964 में 18 वर्षीय हेमा को श्रीधर ने एक फिल्म के लिए साइन इन किया। उनका स्क्रीन नाम सुजाता रखा और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन ड्रीम गर्ल बनने से बहुत पहले हेमा मालिनी को एक ऐसी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा जिसने उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। मात्र 4 दिनों की शूटिंग के बाद श्रीधर ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया। कारण बेहद अपमानजनक बात रही। उन्हें बहुत दुबला पतला टू स्क्रीन माना गया और कहा गया कि उनके अभिनय क्षमता की कमी है। उस दौर के दक्षिण भारतीय दर्शकों के लिए अभिनेत्रियों का थोड़ा स्वस्थ या भरा पूरा होना अनिवार्य माना गया था और हेमा की पतली काया डायरेक्टर को अब अपेक्षित नहीं थी। हेमा उन दिनों काफी दुबली पतली और सांवली रंग की थी। डायरेक्टर CB श्रीधर ने भरे सेट पर हेमा मालिनी को सबके सामने अपमानित किया और उनको दिल तोड़ने वाली बात बोलकर फिल्म के बीच से ही निकाल दिया गया। हेमा को हटाकर बाद में जयललिता को लिया गया, जो उस समय की बड़ी स्टार बन रही थी। इतनी जिल्लत और जलीलियत उठानी पड़ी। इस बेइज्जती से हेमा और उनकी मां बुरी तरह से दुखी हो गई। ये घटना हेमा के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। अस्वीकृति पर रोने के बजाय उन्होंने इस एक चुनौती के रूप में उठा लिया।
सेट पर जलील होकर निकली हेमा के सिर पर खुद को तराशने का फितूर सवारा था। उन्होंने बाद में कहा, उन्होंने डायरेक्टर सीवी श्रीधर को जवाब देने के लिए एक अच्छी सी फिल्म करना चाहा। यही हिम्मत और जिद उनके चरित्र का मूल है, जो उनके भविष्य के जीवन में उनकी ताकत बन गई। उन्होंने अपने सौंदर्य पर काम करना शुरू किया और खुद को तराशने लगी। खुद को तराशते और दर दर भटकते हुए उन्हें 5 साल तक लंबा इंतजार करना भी पड़ा। आखिरकार वो दिन भी आ गया। 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में हेमा मालिनी को मिली। इस फिल्म में हेमा उस दौर के सुपरस्टार राज कपूर के साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म के लिए राज कपूर में ही हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया था। स्क्रीन टेस्ट में हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग और डायलॉग बोलकर राज कपूर को काफी प्रभावित किया। फिल्म के पोस्टर पर हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। ये उस इंडस्ट्रीज को करारा जवाब था जिसने कभी उन्होंने खारिज किया था। यहाँ से एक ऐसे करियर की शुरुआत हुई जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री की परिभाषा को ही बदल दिया गया। फिल्म तो कुछ खास चल नहीं सकी, लेकिन राज कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने से हेमा मालिनी को कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद हेमा मालिनी ने वारिस, जहां प्यार मिले, तुम हंसी में जवान जैसी फिल्मों में लीड रोल में काम किया। इन सब फिल्मों में हेमा मालिनी की खूबसूरती को देखते ही बनती थी, लेकिन उन्हें अभी वो सफलता नहीं मिली थी जिसके लिए वो इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही थी। साल 1970 में हेमा मालिनी को सुपरस्टार और फिल्म निर्माता देवानंद के साथ जॉनी मेरा नाम फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी और इस फिल्म से हेमा मालिनी को पहली बार सफल अभिनेत्री की पहचान मिली। जिस हेमा मालिनी को सीवी श्रीधर ने बदसूरत बोलकर फिल्म से बाहर किया था, अब वही हेमा अपनी खूबसूरती के चलते बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रही थी। इसके बाद फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उन्हें अपनी फिल्म अंदाज में हीरोइन में ले लिया, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभिनय करती हुई नजर आईं और हेमा के फिल्म सफर को एक नई उड़ान मिल गई। साल 1972 में आई उनकी फिल्म सीता और गीता ने तो हेमा को फिल्म सफर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया गया। इस फिल्म में हेमा का डबल रोल था, जिसमें वो संजीव कुमार और धर्मेंद्र के साथ बेहतरीन अभिनय करती हुई नजर आईं। हेमा के फिल्मी सफर को बनाने में उनकी मां ने काफी मेहनत की थी। वही हेमा के लिए फिल्म का नयन करती थी और हेमा को अपनी मां का पूरा साथ मिला। इनके बाद हेमा ने सफलता की इस रेस में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शोले फिल्म में बसंती के किरदार ने तो मानो जैसे हेमा को इंडस्ट्रीज में सबसे चहेती बना दिया। बेहतरीन अदाकारी के चलते उन्होंने शशि कपूर और शमी कपूर के साथ भी काम किया और वो उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं में से एक थे। साथ काम करने वाले एक्टर वो बन गई। हिमानी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शमी कपूर, मिथुन चक्रवर्ती सहित कई सुपरस्टार के साथ बराबर में काम किया। हेमा 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक एक टॉप अभिनेत्री की तरह काम करती रहीं। बाद में उन्होंने समय के अनुसार फिल्मों में गंभीर और मां के जैसे किरदार में सजी फिल्मों को भी करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बागवान और बाबुल जैसे हिट फिल्मों देखकर बॉलीवुड में अपनी मेजगुदगी फिर से दर्ज करवाईं। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और वो टॉप अभिनेत्री की पायदान पर विजयमान रहीं। उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी नवाजा गया। हेमा मालिनी ने फिल्म के अलावा टीवी शोज नुपुर का भी निर्माण किया था। उन्होंने फिल्म निर्देशक के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और उन्हीं की देखरेख में फिल्म दिलशान में ही बनी थी। इस फिल्म में उन्होंने आज के सुपरस्टार शाहरुख खान को ब्रेक दिया था। ये उनका हिंदी सिनेमा का शानदार और जबरदस्त सफर था, जिसने उनके शर्म से अर्थ तक पहुंचा दिया। हेमा मालिनी की फिल्म करियर की तरह ही उनकी निजी जीवन और प्रेम कहानी भी किसी प्रोफेशनल ड्रामा से कम नहीं थी। उनकी शानदार सफलता के कारण बड़े बड़े स्टार और फिल्म निर्माता उनके पीछे थे और हर कोई उन्हें पाने के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार था। लेकिन उनकी नियति में जो लिखा था वो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे फिल्म उद्योग और समाज के लिए एक बड़ा तूफान साबित हुआ। हेमा मालिनी की खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में जोरों पर थे। उनके प्रति आकर्षक होने वाले सबसे पहले सुपरस्टार थे राजकुमार। हेमा और राजकुमार पहले से ही मिल चुके थे, लेकिन 1970 में जब उन्होंने एक साथ फिल्म लाल पत्थर में काम किया तो राजकुमार हेमा के एक तरफा इश्काने में पड़ गए। राजकुमार पहले से ही शादीशुदा थे, इसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने की इच्छा जताई। हालांकि हेमा मालिनी राजकुमार से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद वो एक बड़ी खत्म हो गई। राजकुमार के बाद हेमा की जिंदगी में आए मशहूर अभिनेता संजीव कुमार।
संजीव कुमार, जिन्हें हरी भरी के नाम से जाना जाता था, हेमा मालिनी के प्रेम में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुके थे। 1972 में हिट फिल्म गीता में इन दोनों ने साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महाबलेश्वर में एक स्केटिंग ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें दोनों बाल बाल बचे थे। मौत के इस करीबी अनुभव ने उन्हें भावनात्मक रूप से करीब ला गया था। संजीव कुमार ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हेमा भी संजीव कुमार को पसंद करती थी और शादी के लिए तैयार भी थी, लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी बाधा सामने आई। संजीव कुमार की मां शांताबेन ने शर्त रखी कि हेमा का शादी के बाद अभिनय छोड़ना होगा और एक त्यागी गृहिणी सैटिस्फैक्शन हाउसवाइफ बनना होगा। हेमा की मां जया चक्रवर्ती, जो अपनी बेटी के करियर को लेकर बहुत ही शर्त को सिर से खारिज कर दिया। हेमा जो अपने करियर के शिखर पर, उन्होंने ही अपना पहचान खोने से इनकार कर दिया। हेमा के परिवार वालों को संजीव कुमार की फैमिली की ये बात अच्छी नहीं लगी और इस कारण दोनों परिवार में मनघट्टन पड़ गया। दोनों परिवार वालों की जिद के आगे ये रिश्ता टूट गया। इस अस्वीकृति ने संजीव कुमार को बुरी तरह से तोड़ दिया। वो गहरे सदमे में चले गए और शराब का सहारा लेने लगे। अंत उनकी कम उम्र में ही मृत्यु का कारण बन गए। ये तनाव के बाद प्रतिष्ठित फिल्म शोले 1975 के सेट पर चरम पर पहुंच गया। तब तक हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता शुरू हो चुका था। संजीव कुमार ने सेट पर हेमा को फिर से प्रपोज किया, जिससे धर्मेंद्र आग बलूला हो गए। धर्मेंद्र को हेमा का किसी को कोई से मिलना या साथ में तस्वीर लेना मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र ने निर्देशक रमेश सिप्पी से साफ मांगा कि सेट पर रिकॉर्डर मर्यादा बनाए रखे जाए और हेमा व संजीव का कोई भी दृश्य एक साथ ना रखा जाए। यही कारण था कि शोले जैसी अनकाइंड फिल्म में बसंती और ठाकुर, हेमा और संजीव कुमार एक भी फिल्म में साझा नहीं कर सकते थे। हेमा की जिंदगी में 1970 में आई फिल्म तुम हंसी में जवान के पर उनकी पहली मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र उन्हें पहली बार देखते ही अपना दिल दे बैठे। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे, जिसकी वजह से हेमा ने शुरुआत में उनको कम दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साथ काम करते करते एक समय ऐसा भी आया जब हेमा भी धर्मेंद्र पर अपना दिल दे बैठी। फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान हेमा का दिल भी धर्मेंद्र के लिए धड़कने लगा, लेकिन दोनों के प्यार की राह बिल्कुल आसमान नहीं थी। एक और जहां 2 दिल मिलने को बेताब हो रहे थे, वहीं हेमा का परिवार और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इस रिश्ते को विरोध करना शुरू कर दिया। हालात यहां तक पहुंच पड़े थे कि एक बार धर्मेंद्र ने हेमा के पिता पर हाथ तक उठा दिया था। इस वजह से हेमा के पिता नहीं चाहते थे कि हेमा का धर्मेंद्र से कोई भी संबंध बने। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा से चुपचाप कर मिलने की तकरीरें बनाना शुरू कर दिया। 1974 तक धर्मेंद्र के साथ हेमा के रिश्ते से उनकी मां जय चक्रवर्ती को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इस रिश्ते को खत्म करने के लिए जिया ने अभिनेता जितेंद्र के साथ हेमा की शादी तय कर दी। जितेंद्र, जो उस समय शोभा सिप्पी बाद के कपूर को डेट कर रहे थे, जिन्होंने पारिवारिक दबाव और हेमा के प्रति अपने सॉफ्ट कॉर्नर के कारण हाँ कर दी। शादी को बेहद ही गुप्त रखा गया और इसे चेन्नई तक मद्रास तक आयोजित कर दिया गया। खबर तो यहाँ तक की थी कि सीक्रेट वेडिंग की पूरी तैयारी थी और हेमा दुल्हन बनकर मंडप में बैठने को तैयार थी, लेकिन एक स्थानिक अब खबर ने एक खबर को लीक कर दिया। खबर मिलते ही धर्मेंद्र ने शोभा सिप्पी को साथ लिया और तुरंत चेन्नई के लिए लपट्टार हो गए। वो थोड़े दशे में स्लाइटली ड्रिंक थे और सीधे हेमा के घर पहुंच गए। हेमा के घर पर एक फिल्मी ड्रामा हुआ। हेमा के पिता ने धर्मेंद्र पर चिल्लाते हुए कहा, तुम शादीशुदा हो, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। धर्मेंद्र ने किसी की नहीं सुनी और उस कमरे में घुस गया जहां हेमा दुल्हन के जोड़े में थी। उन्होंने घुटने पर बैठकर हेमा से गलती ना करने की भीख मांगी। बाहर शोभा सिप्पी ने जितेंद्र और उनके परिवार के साथ बहस की। अंत हेमा ने शादी से इनकार कर दिया और जितेंद्र अपने परिवार के साथ गुस्से में वहां से चले गए। इस घटना ने तय किया कि हेमा की नियति धर्मेंद्र के साथ जुड़ी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा की शादी ने भारतीय समाज और फिल्म उद्योग में अनभूचाल ला दिया। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके 4 बच्चे थे। सनी, बॉबी, विजेता, अजीता थे। हिंदू विवाह अभिनय की तरह दूसरी शादी अवैध थी और प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्टर और हेमा की जीवन के अनुसार इस जोड़े ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम दिलावर खान केवल कृष्ण और आयशा बी चक्रवर्ती रखा। हालांकि धर्मेंद्र ने बाद में इस धर्मांतरण से इनकार किया, लेकिन उस अपने रिश्ते की कथा का एक अभिन्न अंग बन गया। 1980 में उन्होंने अरियंग रीति रिवाज से भी शादी की। शादी के बाद हेमा मालिनी ने एक बहुत ही अलग तरह का जीवन चुना। शायद उन्हें चुनना पड़ा। वो अपनी बेटियों ईशा और ऐना के साथ एक अलग बंगले में रहती थी, जबकि धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ रहते थे। हेमा ने साक्षात्कारों को स्वीकार कर लिया कि कोई भी महिला ऐसा जीवन नहीं चाहती, लेकिन जो होता है इसे स्वीकार करना पड़ता। हेमा ने इसे अपनी गरिमा डिक्शन बनाकर रखने का तरीका बताया। उन्होंने कभी धर्मेंद्र के पहले परिवार में हस्तक्षेप नहीं किया।
धर्मेंद्र एक विजिटिंग फादर, जाने माने वाले पिता की तरह थे, जो शाम को आते और फिर अपने असली घर पर लौट जाते। इस तरह हेमा और धर्मेंद्र के दिल तो मिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके परिवार में चिंगारी की आग धधकती थी। धर्मेंद्र के पहले परिवार और हेमा के परिवार के बीच तनाव हमेशा बना रहा। ईशा देओल ने बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्हें बचपन में ये पता ही नहीं था कि उनके पिता का एक और भी परिवार है। उन्होंने ये भी बताया कि वो 30 साल की उम्र तक अपने सौतेली मां प्रकाश कौर से कभी मिली भी नहीं। दोनों परिवार के बीच तनाव का सबसे बड़ा संकेत 1980 के दशक की एक मुख्यतः अफवाह थी। इस अफवाह में कहा गया था कि पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर बड़े सनी देओल ने हेमा मालिनी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की इस बेवफाई से सनी अपनी मां प्रकाश कौर के लिए बहुत ही दुखी रहते थे और इसका जिम्मेदार वो हेमा मालिनी को मानते थे। इस बात को लेकर कई बार हेमा मालिनी से उनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। हालांकि प्रकाश कौर ने एक साक्षात्कार में इस अफवाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा था कि उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हुई है। हेमा ने भी इस बात से इनकार किया, लेकिन ये अफवाह दशकों तक इस परिवार का पीछा करती रही। आज भी सनी देओल हेमा मालिनी को अपनी मां नहीं मानते हैं और उनके कोई वास्ता नहीं रखते। ये विभाजन आज भी जग जाहिर है कि हेमा और धर्मेंद्र एक साथ तो थे, लेकिन उनके राह अलग अलग थीं। रोज रोज के गृह क्लेश ने हेमा के जीवन में एक ऐसी उलट-पुलट मचाई कि एक समय के बाद हेमा और धर्मेंद्र की हर सुबह और हर शाम लड़ाई झगड़े से शुरू हुई थी और खत्म होती थी। हालांकि कहीं मुश्किल के बावजूद दोनों ने अपनी शादियों को बचाए रखने का फैसला किया। अपने अभिनय करियर की बुलंदियों पर रहने के बाद हेमा मालिनी ने 1938 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। सिनेमा की चकाचौंध से निकलकर ये सफर उनके लिए ही पूरी तरह से नया था। शुरुआती में उन्हें राजनीति की भाषा और दावपेच की कम समझ थी, लेकिन अपनी दृढ़ता और लगन के चलते इस नई भूमिका में भी वो खुद को तमा गईं। समय बीतने के साथ हेमा मालिनी ने राजनीति के दावपेच को कुछ यूं ही सीख लिया कि आज वो एक मझी हुई राजनेता के तौर पर अपनी सेवाएं देश की जनता को दे रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहने के बाद तीसरे बार भी उम्मीदवार बनी हैं और इस सीट से चुनाव लड़ा। ड्रीम गर्ल से फेमिनिस्टर्स आइकॉन और एक पॉलिटिशियन का ये सफर हेमा के लिए आसान नहीं था। राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद भी हेमा मालिनी को कई विवादों का सामना करना पड़ा। एक बड़ी दुखद घटना तब हुई जब उनकी कार राजस्थान के दौर एक अन्य कार से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद हेमा ने बच्ची के पिता को दोषी ठहराया था। इस दुर्घटना ने उसकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया और उन पर असंवेदनशीलता के आरोप लगे। एक और घटना तब सुर्खियों में आई जब संसद परिषद में उन्हें अजीब तरीके से झाड़ू लगाते हुए देखा गया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके पति धर्मेंद्र ने भी मजाक उड़ाते हुए उन्हें नो सिद्ध कहा गया। हेमा मालिनी के जीवन का वर्तमान अध्याय भी कुछ कम दर्दनाक नहीं था। हालांकि उनकी बेटी ईशा देओल ने अपने पति भरत दखानी से 18 साल की शादी निभाते हुए बाद में तलाक ले लिया। ये तलाक पारिवारिक जीवन के चक्रव्यूह में फंसी हेमा के लिए एक और भावनात्मक आघात था। धर्मेंद्र के पहले परिवार और हेमा के परिवार के बीच की दूरी आज भी बनी हुई है। जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई तो हेमा के परिवार से कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण नहीं भेजा था। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सनी देओल आज भी हेमा मालिनी को अपनी मां नहीं मानते हैं और उनसे कोई वास्ता नहीं रखते। हालांकि फिल्म गदर को भी सफलता के दौरान ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल की एक साथ सामने आई तस्वीरों को प्रशंसा को खुश कर दिया गया था, लेकिन पारिवारिक स्तर पर अलग ही बना था। हेमा मालिनी ने अपने वैवाहिक जीवन की वास्तविकों को स्वीकार करते हुए खुद कहा था कि दोनों अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा था, ऐसा जीवन कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है परिवार के साथ रहे, लेकिन जो नियति को मंजूर हो उसके आगे किसी का सिक्का नहीं चलता। ये बयान उनके जीवन का सिद्धांत को दर्शाता है। नवंबर 2025 की शुरुआत में धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई। उनमें सांस लेने में तकलीफ के कारण मुंबई के ब्रिज कैंट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। धर्मेंद्र अपनी बीमारी को गुप्त रखना चाहते थे क्योंकि वो कभी कमजोर या बीमार नहीं दिखना चाहते थे। उनके अस्पताल में भर्ती की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु की झूठी खबरें वायरल होने लगीं। 11 नवंबर 2025 को स्थिति तनावपूर्वक हो गई जब हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल को इन अफवाहों का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा।
हेमा ने एक्स पर गुस्से में इन अफवाहों को अमस्त को बेहद अपमानजनक बताया। ईशा ने भी ट्वीट किया कि उनके पिता स्थिर और ठीक हो रहे हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी औरत की जिसने हर बार गिरकर खुद को और मजबूत बनाया। रिजेक्शन मिला तो खुद को तराशा, प्यार मिला तो उसे निभाने के लिए दुनिया से लड़ गई, और जब जिंदगी ने समझौते करवाए तो उन्हें भी पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। हेमा मालिनी सिर्फ ड्रीम गर्ल नहीं है, वो इस बात की मिसाल है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि हिम्मत, धैर्य और फैसलों की कीमत से मिलती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या आपको लगता है उन्होंने सही फैसले लिए या उनकी जिंदगी कुछ और हो सकती थी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही असली और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर स्टार के पीछे छुपी वो सच्चाई जो हर कोई नहीं बताता।